हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। जैसे कि हमने कल मियोसिस 1 के बारे में पढ़ा, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या क्या हो रहा था? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। ये था मियोसिस 1 का। प्रोफेज 1 में क्या था? 5 फेजेस और डिवाइडेड थे, मतलब 5 फेजेस में और डिवाइडेड है हमारा प्रोफेज। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? जो हमारे क्रोमेटिन था वो कंडेंस हो रहा था क्रोमोसोम्स में। प्रोफेज की यही खासियत है कि हमें सबसे पहले क्रोमेटिन को कंडेंस करता है, मतलब फर्स्ट फेज है तो ऑब्वियसली हमें क्रोमेटिन को कंडेंस करवाकर क्रोमोसोम्स बनवाने पड़ेंगे। तो प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन में हो रहा था ये, ठीक है। फिर आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो रहा था? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, साइनेप्सिस बन रही थी, ठीक है जी। तो उसके बाद आता है पैकेटीन। पैकेटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अच्छे से विजिबल होने लग जाते हैं और हमारा बनता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो बनता है एक एंजाइम से जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम से। इसको बोला गया एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब एंजाइम की मदद से होता है। फिर आता है हमारा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में बोला गया है कि मार्क्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मार्क्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? मतलब इस फेज में आते आते बेसिकली जब हम ये फेज को एंटर कर रहे होंगे उससे पहले हमारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया होगा, टूट गया होगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बस एक बात करें, जहाँ से नहीं टूटा है उसको बोला गया है कियास्मेटा। कियास्मेटा एक ऐसी जगह है, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये क्रोमोसोम्स है बेसिकली। तो यहाँ पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि जिसको बोला गया है कियास्मेटा। यहाँ से जो हमारा साइनेप्सिस है वो नहीं टूटा है, ठीक है। उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में कियास्मेटा बिल्कुल टर्मिनल पर आ गया है, बिल्कुल एंड पर आ गया है। देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से बिल्कुल एंड पर आ गया है, उसको बोला गया है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, ठीक है, डन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस 2 के बारे में, जिसको बोला गया है कि फंक्शनली सिमिलर है माइटोसिस के। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में 2 सेल्स बना लिए थे एन वाले, हाँ जी। अब इस एन वाले सेल से 2 सेल्स बना लूंगी मैं एन के, और इस वाले से 2। बोला गया है कि मियोसिस में हमें रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं, ठीक है। माइटोसिस में हमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं जो कि बिल्कुल ही सेम जेनेटिकली होती हैं, बट मियोसिस में जेनेटिकली वेरिएशंस आती हैं। तो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, मियोसिस 2। Meiosis 2, it is the second meiotic division following meiosis 1। meiosis 1 के बाद हमारे पास होती है meiosis 2, और इंटरकाइनेसिस प्रेजेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि मतलब है या नहीं। ऐसा कोई परमानेंट वो नहीं है कि भाई स्टेटमेंट है कि होना ही होना इंटरकाइनेसिस लाइक जिसमें नॉर्मल रेस्टिंग फेज है एक ऐसा, जैसा कि रेस्टिंग फेज लाइक meiosis 1 है और meiosis 2 इसके बीच में गैप है, दैट्स इट। इसको बोला गया है इंटरकाइनेसिस। इसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बट एक गैप है जिसको बोला गया है इंटरकाइनेसिस। इन्वॉल्व्स हैप्लॉइड सेल्स एंड फॉर्म्ड आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन इन मियोसिस 1। बोला गया है जो हैप्लॉइड सेल्स बने थे एन वाले, उसको अब इस तरीके से हम 2 बना देंगे इनमें, हाँ जी, ठीक है। इन्वॉल्व्स हैप्लॉइड सेल्स एंड फॉर्म्ड आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन इन मियोसिस 1। डीएनए रेप्लिकेशन डजंट अकर बिफोर मियोसिस 2। कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, जो इंटरफेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वही डीएनए रेप्लिकेशन हुई है बस, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई है। मतलब बहुत सारा ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर मियोसिस 1 है तो और मियोसिस 2 है तो बीच में जो इंटरकाइनेसिस है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी। क्यों होगी डीएनए रेप्लिकेशन? हमें एन सेल्स बनाने हैं, क्यों? मतलब एन वाला हैप्लॉइड सेल बनाना है, तो फालतू में मुझे डीएनए रेप्लिकेट क्यों करना है? जब मेरे पास ये सेल है एन वाले 2 आ चुके हैं तो मैं इंटरकाइनेसिस में क्यों करूंगी? इसको ही सीधा एन में नहीं तोड़ दूं, मतलब एन में डिवाइड कर दूं, दैट्स इट। तो इतना फालतू में मैं क्यों इंटरकाइनेसिस में रेप्लिकेशन करवाऊं? तो कोई रेप्लिकेशन नहीं होती है इंटरकाइनेसिस में, ठीक है। फंक्शनली सिमिलर टू माइटोसिस बट बिगिंस विद हैप्लॉइड सेल्स। सिमिलर है टू माइटोसिस बट बिगिंस विद हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल से शुरू होता है। ऑब्वियसली हमने मियोसिस 1 में जो मियोसिस 1 है उसमें हमने एन वाले 2 सेल्स बना लिए, डन। नो साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस 2। कोई साइनेप्सिस नहीं होगी, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। माइटोसिस 1 याद करो और मियोसिस 2 को करते जाओ, ठीक है। अभी देखेंगे तुम्हें पता लगेगा कि मियोसिस 1 क्यों बोल रहे हैं इसको, मतलब माइटोसिस 1 की तरह, माइटोसिस की तरह हम इसको क्यों बोल रहे हैं मियोसिस 2 को, ठीक है। तो कोई साइनेप्सिस नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। मियोसिस 1 में हो चुकी है हमारी साइनेप्सिस,
ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेज 2 की। सबसे पहला फेज है प्रोफेज। तो प्रोफेज में यार सिंपल सी बात है, ये याद तुम्हें हो गया होगा अभी तक कि भाई साहब जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस होने ही वाला है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स ईच विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स कंडेंस अगेन। ठीक है, दोबारा से दिखने लग गए हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स। जो टीलोफेज 1 में बन गई थी न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि हमें साइटोकाइनेसिस करनी थी उसके बाद। ठीक है, क्योंकि एनएन वाले सेल्स बनाए हैं साइटोकाइनेसिस करके। तो टीलोफेज 1 में जो न्यूक्लियर एनवेलप बन गई थी, दोबारा रीडेवलप हो गई थी, तो उसको हमें दोबारा डिसअपियर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे जाके मेटाफेज, एनाफेज, टीलो आगे आने वाला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें मेटाफेजिक प्लेट पर लाने के लिए क्या तुम न्यूक्लियर एनवेलप के साथ थोड़ी ला दोगे, तो ऑब्वियसली हमें निकालना पड़ेगा क्रोमोसोम्स को। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स ऐसे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, एक सेल है उसमें इस तरीके से दिखेगी मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, क्योंकि हमने बांट दिए हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, याद है ना कल का लेक्चर। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म फ्रॉम सेंट्रोसोम्स विच मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। यार प्रोफेज का काम ही है, जहाँ का ये भाई माइटोसिस 1 में नहीं हुआ था, जो माइटोसिस हम कर रहे थे उसमें नहीं हुआ था, ये माइटोसिस 1 नहीं, माइटोसिस ही होता है। ठीक है, सॉरी। तो जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स थे वो बनने लग गए थे फ्रॉम एस्टर्स। ये क्या होते हैं एस्टर। सेंट्रोसोम में से माइक्रोट्यूब्यूल निकलना, उन दोनों कंबाइंड स्ट्रक्चर को बोला जाता है एस्टर, और इससे निकलते हैं फिर स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, किसकी, हमारे क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर ये मेटाफिजिक प्लेट पर लगे हुए हैं क्रोमोसोम्स, यहाँ पर उसकी काइनेटोकोर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एस्टर है इनमें से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स और यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, दैट्स इट। ये होगा मेटाफेज, अभी हमने पहले ही पढ़ लिया है। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम सेंट्रोमियर्स विच मूव टू ऑपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। ईच सेल इज हैप्लॉइड बट क्रोमोसोम्स आर स्टिल डबल स्ट्रैंडेड। हैप्लॉइड सेल है बट सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रही हैं हमें, किस तरीके से, यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखेगा ना, सिंपल सी बात है। डन। तो प्रोफेज 2 में हमें ये दिख रहा है। हाँ जी, तो ये पिक्चर देख लो, देखो मूव कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ क्या बोलते हैं, ऑपोजिट पोल्स पर, और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो रही है। डन। तो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, ये 2 सेल्स हैं वो वाले जो हमने बनाए नहीं थे हैप्लॉइड सेल्स, ये 2 सेल्स हैं वो वाले। ठीक है, और यहाँ क्रॉसिंग ओवर भी दिख रही होगी तुम्हें, मतलब जेनेटिकली वेरिएशन जो आई है जिसकी वजह से यहाँ पर इसका पार्ट चला गया है, यहाँ पर इसका पार्ट चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखेंगे क्रोमोसोम्स, ये डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, so metaphase 2, chromosomes align individually not as bivalents along the equatorial metaphasic plate। बेसिकली इंडिविजुअली इस तरीके से जाएंगे ना, बट अगर हम मेटाफेज 1 की बात करें तो वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स लगते थे मेटाफेज 1 में। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली अलाइन कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट में लग रहे हैं। डन। तो इसको बोला गया है मेटाफेज 2। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल। सिंपल सी बात है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे काइनेटोकोर से, किस तरीके से वो भी देख लो यार, ये देखो। हाँ जी, तो ये ऑपोजिट पोल्स है सेल के, यहाँ से क्या काइनेटोकोर से हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है और ये मेटाफेजिक प्लेट पर लगे हुए हैं। ये दोनों सेल्स के बारे में बताया हुआ है, उन दोनों सेल्स के। ठीक है जी, देखो। हाँ जी, ये देखो। ओके, तो ये मेटाफेजिक प्लेट लग गई, मेटाफेज 2 की बात हो गई। हाँ जी, अगला एनाफेज 2, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट अनलाइक इन एनाफेज 1। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो गए हैं अब, जैसे कि माइटोसिस में हुआ करता था, कि जैसे माइटोसिस में क्या होता था कि हमारा ये क्रोमोसोम है और ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से स्प्लिट होंगी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसी तरीके से सेम उस तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स को स्प्लिट, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई और दूसरे दोनों पोल्स की तरफ चली गई। ईच सेपरेटेड क्रोमेटिड इज नाउ कंसीडर्ड एज क्रोमोसोम। दिखते हैं, देखो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, हाँ जी, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, चली गई। हाँ जी, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, अलग अलग पोल्स पर सेपरेट होकर चली गई एनाफेज 2 में। दिस इज इक्वेशनल डिवीजन स्टेप ऑफ मियोसिस। इसी से पता लग रहा है कि एन से एन ही बनेगा अब। ठीक है, तो इक्वेशनल डिवीजन स्टेप है। मियोसिस 1 क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। जो अगर एनाफेज 1 की बात करूंगी तो रिडक्शनल डिवीजन स्टेप है, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारा पहले 2n था, मतलब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना वहाँ पर, तो वो सेपरेट हो रहे थे, बट यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही हैं। हाँ जी,
तो ये बोला गया है इक्वेशनल डिवीजन स्टेप। इक्वेशनल डिवीजन स्टेप क्यों? क्योंकि अब n से n ही बनेंगे सेल्स। डन। जैसे कि यहाँ पर n चला गया, यहाँ पर n। हाँ जी, ओके। लास्ट फेज, टीलोफेज 2। क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स एंड बिगिन टू डीकंडेंस। अब भाई साहब डीकंडेंस करना शुरू कर देंगे क्योंकि इसके बाद साइटोकाइनेसिस करनी है। तो क्रोमोसोम्स कहता है कि पोल्स पर पहुंच गए हैं एंड बिगिन्स टू डीकंडेंस, मतलब क्रोमेटिन में दोबारा आने शुरू हो गए हैं। न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बननी शुरू हो गई है, न्यूक्लियोलस दोबारा आ गया है, स्पिंडल डिसअसेंबल्स। ऑब्वियसली अब टीलोफेज आ गया है तो स्पिंडल फाइबर्स का क्या करना है, क्रोमेटिन आ गया है ना, तो क्रोमोसोम्स अब डिसअपियर हो गए हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स का करना क्या है, किसको खींचोगे, क्रोमेटिन को। क्रोमेटिन तो यार फिर पहले डीकंडेंस है, ठीक है जी। तो न्यूक्लियोलस आ गया है, जो ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हुई थी वो वापस आ गई है टीलोफेज 2 में, बिल्कुल सेम एज माइटोसिस। न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स रीच द पोल एंड बिगिन टू डीकंडेंस। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमारे पास आ गया है टीलोफेज 2 खत्म। साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? अब जो हमारा माइटोसिस 2 का है, साइटोकाइनेसिस करेंगे। हाँ जी, जो हमारे पास ये देखो, ये सेल्स थे, देखो ये सेल था, यहाँ पे वैसे डिवीजन दिखा दिया है साइटोकाइनेसिस में। टीलोफेज 2 के बाद इमीडिएटली डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। बट स्टिल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा दिखनी शुरू हो गई है। हाँ जी, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा दिखनी शुरू हो गई है और साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू डिवाइड। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए हैं, ठीक है, और यहाँ क्रोमेटिन दिखना शुरू हो जाएगा अब वैसे, ठीक है, क्रोमेटिन दिखना शुरू हो जाएगा। और तुम देख सकते हो जेनेटिकली वेरिएशंस आ चुकी है, मतलब इस सेल में ये वाला जा रहा है, नॉर्मल वाले, मतलब जो पेरेंट से मिल रहे हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है, इस सेल में वेरिएशंस आ गई हैं, यहाँ पर अलग जीन्स आ गए हैं। हाँ जी, इस सेल में वेरिएशन आ गया है और यहाँ पर पेरेंट जैसा बन रहा है, ठीक है। तो 2 सेल्स बन रहे हैं पेरेंट जैसे, मतलब जिनके पास पेरेंट जैसी क्रोमेटिड्स होंगी, और 2 सेल्स बन रहे हैं अलग अलग वेरिएशन वाले। तो अलग वेरिएशंस आ गई हैं, इसको बोला गया है वेरिएशंस। हाँ जी, जेनेटिकली वेरिएशंस आती हैं। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म occurs from 2 haploid cells, 4 haploid daughter cells are formed. These daughter cells are genetically unique to crossing over in meiosis 1. यूनिक होती हैं क्रॉसिंग ओवर, मतलब ऑब्वियसली यार क्रॉसिंग ओवर करवा कर बनाई है ना। देखो यार, ये देखो हमारे पास ये अलग अलग दिखने लग गई हैं। अब इस एक यूनिट को बोलूंगी क्रोमोसोम, सबको याद है ना जीवन के क्रोमोसोम्स। हाँ जी, इस एक यूनिट को बोलूंगी क्रोमोसोम, ठीक है जी, ओके। अब बोलते हैं, एनसीईआरटी लिखती है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस असेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा असेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक मिलेगा, ये एक मिलेगा तो जाकर 2n बनेगा। हाँ जी, ये n है, ये n है, तो यहाँ पर 2n बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी 2n होता, यहाँ पर भी 2n होता तो 4n बन जाता, बट हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या है, 2n है, 4n तो नहीं है, ठीक है। तो प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स इन एनिमल्स, स्पोर्स इन प्लांट्स, ठीक है। गैमीट्स क्या है, जो फ्यूज कर कर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से हमारी पूरी बॉडी बनती है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो स्पर्म और एग होते हैं। स्पर्म होता है मेल का गैमीट और ओवम होता है फीमेल का, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट में होगी माइटोसिस, माइटोसिस से फिर हमारी पूरी बॉडी ग्रो कर जाएगी। विदाउट मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड डबल क्रोमोसोम नंबर ईच जनरेशन, वही बात की 2n है, 2n प्लस 2n हमारे पास 4n बन जाएगा। बट भाई साहब हमें दूसरी जनरेशन में वही रखना है, 2n ही रखना है, तो क्यों भाई हम मियोसिस करें, हम मियोसिस करके 2n का n बनाकर n प्लस n कर देंगे, ठीक है जी। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस रिजल्ट इन यूनिक जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसे देखो यार, सिंपल सी बात है, हम बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं, जब ये हो रही है, मियोसिस हो रही है, गैमीट्स बन रहे हैं, तो ये देखो वेरिएशंस आ गई है ना, वेरिएशंस आ गई हैं। ये देखो यहाँ पर ये वेरिएशंस नहीं आई, ये वेरिएशंस नहीं आई, तो सिंपल सी बात है, इन वेरिएशंस की वजह से ही हम अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं सेम। इसीलिए वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वरना आएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज लाइक बेसिकली बार बार अगर हम बात करें, सेम अगर जीन्स मिल रहे हैं तो एक जो प्रोजेनी आएगी उसमें कोई ना कोई डिजीज होने के चांसेस भी हो जाएंगे, ठीक है जी। तो रिजल्ट्स इन यूनिक जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग सिबलिंग्स फ्रॉम सेम पेरेंट्स। बोला गया है
ये एक्सप्लेन करता है जो आप अपने सिबलिंग जैसे भी बिल्कुल नहीं दिखते हो, ठीक है, तो उनके बीच में भी डिफरेंस आता है। किन की वजह से? क्योंकि जेनेटिक मेकअप अलग होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, मियोसिस की वजह से वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशन बाय जनरेटिंग वेरिएशंस, मियोसिस हेल्प इन अडेप्टेशन एंड स्पीशिएशन। सिंपल सी बात है, मियोसिस की वजह से जो वेरिएशंस आ रही हैं उनकी वजह से इवोल्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। मियोसिस का किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन है? पहले हमारी जो पूर्वज थे, हम बंदर थे, ठीक है, उनमें किसी ना किसी तरीके की वेरिएशंस आई, कुछ ना कुछ डीएनए का जेनेटिक मेकअप अलग हुआ, जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज बन गई, ठीक है। तो बेसिकली जो मियोसिस है उसके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन इज लाइक चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, उसको बोला गया है म्यूटेशन, ठीक है। इसके बारे में डिटेलिंग में क्लास 12th में पढ़ना है, बट अभी इतना ही जानते हैं इस सिंपल से वर्ड्स में, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ वेरिएशंस आने के कारण अलग अलग स्पीसीज बनती हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम बंदर थे तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आई होगी, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई होगी जेनेटिक मटेरियल की, जिसकी वजह से हम बन गए हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू इवोल्यूशन, इसी को बोला गया है इवोल्यूशन। हाँ जी, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, नई नई स्पीशीज बनना, ठीक है। पहले बहुत ही मतलब सिंपल स्पीशीज थी, उससे मतलब एक एडवांस स्पीशीज बन गई है, उनको बोला गया है इवोल्यूशन, ठीक है। तो बाय जनरेटिंग वेरिएशंस, मियोसिस हेल्प इन अडेप्टेशन एंड स्पीसिएशन। और जो एडवांस स्पीशीज हुई वो आराम से अडेप्ट कर लेंगी। स्पीशिएशन इज लाइक बहुत सारी स्पीशीज बनना, किसकी मदद से बन रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से बन रही है। प्रमोट्स जेनेटिक वेरिएशंस, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 लीड्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है वो क्रॉसिंग ओवर हुई है, जिनकी वजह से जीन्स अलग अलग हो गए हैं। जैसे कि ये हमने पढ़ा था, ये वाला सेगमेंट इसका यहाँ चला गया है, ये वाला सेगमेंट इसका यहाँ चला गया है, तो दो जो हमारे सेल्स बन रहे हैं उसमें अलग अलग वेरिएशंस आएंगी, और दो जो हमारे पेरेंट जैसे बन रहे हैं कोई बात नहीं, बट वेरिएशंस आई ना। तो बेसिकली प्रोफेज 1 के दौरान जो हमने रिकॉम्बिनेशन किया, जो हमने क्रॉसिंग ओवर किया, उसकी मदद से वेरिएशंस आई हैं। डन। एक सेकेंड, हाँ, एक और चीज रह गई थी, बेसिकली जीनोट, क्वीसेंट स्टेज। द जीनोट फेज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीसेंट स्टेज। इट इज द स्टेट इन विच सेल एग्जिट द सेल साइकिल फ्रॉम द जीवन फेज। जीवन फेज में से अगर कोई सेल मतलब ग्रोथ किया सेल ने और निकल गया, सेल साइकिल में नहीं गया है, दोबारा इंटरफेस करने, माइटोसिस करने, मियोसिस करने नहीं गया है, जीवन फेज से सीधा ही निकल गया है, ठीक है। कहता है मैं या तो परमानेंट हो जाऊंगा आराम से, मेरे को कोई नहीं करना, मेरे को सेल साइकिल में नहीं जाना है, ठीक है। सो द सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डजंट डिवाइड। सेल एक ऐसी स्टेज में है कि अपने सारे फंक्शंस आराम से परफॉर्म कर रहा है, बट उसको अपनी सेल साइकिल नहीं चलानी है, उसको अपना सेल डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। तो उसको बोला गया है जीनोट फेज। सेल एक ऐसी स्टेज में है जो परमानेंट हो गया है, ऐसे मान लो परमानेंट हो गया है, या टेम्परेरीली भी रह सकता है इस स्टेज में। बट बेसिकली अगर मैं बात करूं, इस सेल में अब क्या होगा, सेल साइकिल नहीं चलेगी, सेल डिवीजन नहीं होगा। सो सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, उसके अंदर जो नॉर्मल फंक्शंस है वो चलते रहेंगे, बट एक चीज नहीं होगी, जो सेल डिवीजन नहीं होगी, ठीक है। व्हेन डज जीनोट अकर? ड्यूरिंग जीवन फेज इफ अ सेल डजंट रिसीव सिग्नल्स टू डिवाइड। अगर सेल के पास, बेसिकली मैंने बताया था कि चेक पॉइंट्स होते हैं, जीवन के अंदर अगर कुछ डिफिकल्टीज आई तो अगले फेज में नहीं जाने देंगे, ठीक है। बट जीवन को अगर सिग्नल ही नहीं मिला, ठीक है, सिग्नल देगा ना ब्रेन की तुम जाओ यार जीवन से आगे जाओ एस फेज में, अगर जीवन के बाद सिग्नल ही नहीं मिला ड्यूरिंग जीवन फेज, उसके बाद सिग्नल ही नहीं मिला कि आगे जाओ और सेल डिवाइड करो, तो भाई क्यों जाएगा? वो सीधा जीवन से निकला और एक ऐसी स्टेज में चला गया जिसको बोला गया है जीनोट, क्वीसेंट स्टेज, ठीक है, जिसमें सेल डिवीजन रुक गई है। इट मे एंटर द जीनोट फेज। दिस इज अ रिवर्सिबल और समटाइम्स परमानेंट एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। ये रिवर्सिबल हो सकता है, मान लो कुछ टाइम के लिए कोई सेल है जो निकल गया है सेल साइकिल से, डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए वापस आ गया है फिर से, मतलब कुछ टाइम रख के अपने एक ऐसी फेज में आकर उसके बाद दोबारा से सेल डिवीजन शुरू कर दिया। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही परमानेंट लग चले जाते हैं जीनोट फेज में, कि मैं डिवाइड करूंगा ही नहीं, मैं अपना परमानेंट यही काम करूंगा, मेरे को डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। तो परमानेंट जीनोट फेज अगर मैं बात करूं, परमानेंट जीनोट फेज एक एग्जांपल न्यूरॉन्स, कार्डियक, मसल सेल, हमने पहले भी बात की थी परमानेंट सेल्स की। तो बेसिकली न्यूरॉन्स जो हैं वो परमानेंट जीनोट फेज में चले गए हैं। जीवन फेज से ड्यूरिंग उनको कोई भी वो नहीं मिला सिग्नल, तो सीधा उन्होंने कहा कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स अडल्ट जो मसल सेल्स है जो मैच्योर हो चुकी हैं, अब उनका ये है कि हम नहीं करने वाले हैं, हार्ट सेल्स हैं हम ऐसे ही रहेंगे, हम डिवाइड नहीं करने वाले हैं।
दिस सेल्स डू नॉट डिवाइड अगेन वंस मैच्योर्ड, एक बार मैच्योर हो गई हैं तो ये डिवाइड नहीं करेंगे. टेम्परेरी जीनोड फेज, एग्जाम्पल लीवर सेल्स कैन री एंटर सेल साइकिल इफ रिक्वायर्ड. लीवर सेल्स का क्या है, इनका क्या है कि भाई अगर मेरा मन मतलब अगर मुझे रिक्वायरमेंट है, मान लो कुछ ना कुछ रिप्लेस करना है, डैमेज हो गया है लिवर में, तो लिवर सेल्स क्या करेंगे, रीजनरेट कर देंगे अपने सेल्स को. ठीक है, रीजनरेशन पावर काफ़ी अच्छी होती है लिवर की. तो लिवर सेल्स कैन री एंटर सेल साइकिल इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रीजनरेशन और डैमेज रिपेयर. कुछ ना कुछ डैमेज आ गया है सेल्स में लिवर के, तो वो दोबारा से अपने सेल साइकिल में वापस आ जाएंगे. ठीक है, पहले एक बार चले गए हैं टेम्परेरी जीनोड फेज, मतलब सही सा ठीक ठाक चल रहा है लिवर, बट कुछ ना कुछ डैमेज हो गया है लिवर में, तो लिवर सेल्स क्या करेंगे कि भाई साहब हम रीजनरेट कर लेंगे. इसीलिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बेसिकली कुछ पार्ट ही डालते हैं, मतलब किसी में अगर लिवर खराब हो गया है तो कुछ छोटा सा पार्ट डाल दिया है लिवर का, वो खुद रीजनरेट कर लेता है लिवर. इस तरीके से भी इंसान जिंदा रहता है. डन. हाँ, अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं. हाँ जी, मियोसिस 2. प्रोफेज 2. मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस. बेसिकली जो हमारे दो सेल्स बने हैं मियोसिस 1 के बाद एन वाले, उसके बाद इमीडिएटली उन सेल्स में चलने लग जाती है मियोसिस 2, प्रोफेज 2. यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड. इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिसेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस. ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2. जब हम देखते हैं कि प्रोफेज का एंड आने वाला है तो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है. द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट. ऑब्वियसली अगर मुझे मेटाफेज में जाना है, आगे एनाफेज में जाना है, तो क्रोमोसोम्स को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा. मेटाफेज 2. एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर. अब क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली इक्वेटर पर आ गए हैं, मेटाफिजिक प्लेट पर आ गए हैं. ठीक है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट्स अटैच टू द काइनेटोकोर. स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो गई है काइनेटोकोर से. सिर्फ अटैचमेंट होती है मेटाफेज में, कोई खींचता नहीं है. एनाफेज 2 में होती है खींचातानी. ठीक है, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम व्हिच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. ठीक है, बेसिकली इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम. बेसिकली ये है, तो यहाँ से ये एक स्पिंडल फाइबर एक सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेगा, ये एक को खींचेगा. ठीक है जी, और उनको ऑपोजिट पोल्स पर ले जाएगा. क्यों ले जाएगा, क्योंकि दो सेल्स को डिवाइड भी तो करना है. हाँ जी, फिर उसके बाद क्यों क्या करेगा, टीलोफेज 2 में क्रोमोसोम्स फिर से डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन में चले जाएंगे. न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे. चलो पढ़ो. मियोसिस एंड विद telophase 2, in which the two group of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope. Cytokinesis following result in the formation of tetrad of cells 4 haploid. हमने इन दोनों सेल्स को बोला था डायड. ठीक है, डायड ऑफ सेल्स, दो सेल्स, दो हैप्लॉइड सेल्स बनी है. ठीक है, पर जो ये बन रही है इसको बोल दिया टेट्राड. डाई मतलब दो सेल्स, टेट्राड मतलब 4. ठीक है, जैसे कि अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे तो इसकी 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, तो उसको हम बोलते थे टेट्राड, उसको बोलते थे बाईवैलेंट. बाई डाई ये टर्म्स यूज होती हैं 2 के लिए. ठीक है, ट्राई ये टर्म यूज होती है 3 के लिए, टेट्रा. ठीक है, तो ये टर्म यूज हो रही है हमारे 4 सेल्स के लिए. हाँ जी. Significance of meiosis. Meiosis is a mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is across generations in sexually reproducing organisms. सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो 2n है, तो तुम्हारी बॉडी में भी 2n सेल्स आने चाहिए, 4n नहीं आएंगे. ठीक है, तो इसीलिए कंजर्व करके रखने के लिए कि अगर पेरेंट्स हैं उनकी नॉर्मल सेल्स की प्लॉइडी 2n है, तो बच्चे के नॉर्मल सेल्स की प्लॉइडी भी 2n होगी. कौन संभाल रहा है ये जिम्मा, कौन ले रहा है करने का, मियोसिस ले रहा है कि मैं 2n से n वाले सेल्स बनवा दूंगा मम्मी पापा में. ठीक है, फिर उन दोनों n को फ्यूज करवा देना, फिर उन दोनों n को फ्यूज करवाने से 2n वाला सेल बन जाएगा, फिर उससे एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा बच्चा बन जाएगा. ठीक है जी. इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ. ठीक है, 2n से n हो जाएगा. हाँ जी. It also increases the genetically variability in the population of organisms from one generation to the next. जेनेटिकली वेरिएशंस भी आती हैं. ठीक है, हमारी जनरेशंस में वेरिएशंस आती हैं. ऐसा नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा जैसे ही दिख रहे हो, अलग होता है. किसकी मदद से होता है, क्योंकि जो हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, उसकी मदद से होता है. ठीक है जी. वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. डन, ये हम पढ़ चुके हैं. समरी. According to the cell theory, cell arises from pre-existing cells. The process by which this cell occurs is called cell division. Any sexually reproducing organism starts its life cycle from single cell zygote. Cell division doesn't stop with the formation of mature organism but continues throughout its life cycle. बोला गया है
हमारा जो एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमंस की बात करें तो एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से बनते हैं, ठीक है। हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमंस, ठीक है। हमारा सेल डिवीजन सिर्फ तब नहीं होता कि भाई साहब चलो भाई फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म हो गया है, अब सेक्सुअली मतलब ये हमारा सेल डिवीजन रोक दो, नहीं, हमारी बॉडी में सेल डिवीजन चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर कुछ डैमेज हो गए हैं, डेड सेल्स हो गए हैं, स्किन सेल्स हैं, रिप्लेस करने हैं, तो सिंपल सी बात है हमें सेल डिवीजन करना पड़ेगा। लिवर है, लिवर रिजनरेट करता रहता है, कुछ ना कुछ डैमेज आ गया है उसमें, तो सेल साइकिल थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, नॉर्मल सी बात है। द स्टेजेस थ्रू विच अ सेल passes from one division to the next is called the cell cycle, ठीक है। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, इंटरफेज अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। हम सेल डिवीजन के लिए डिवाइड करवाने के लिए हम अपने सेल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेकेंड फेज होता है माइटोसिस फेज, एम फेज, द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। द इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1, S, G2, G1, the period when the cell grows and carries out normal metabolism, ठीक है। normal metabolism चल रहा है। most of the organelle duplication also occurs during this phase. S phase marks the phase of DNA replication and chromosome duplication, ठीक है जी। यहाँ पर सेंट्रोसोम भी, जो हमारे सेंट्रोसोम्स हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं, याद है ना सबको। S phase marks the phase of DNA replication and chromosome duplication. G2 phase is the period of cytoplasmic growth. Mitosis is also divided into 4 stage, name prophase, metaphase, anaphase, telophase, ठीक है जी। क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज आ जाए तो भाई याद रख लेना क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन हो रही है, टीलोफेज आ जाए तो डीकंडेंसेशन हो रही है, मेटाफेज भाई साहब प्लेट पे लग गए हैं, एनाफेज खींच लो, ठीक है। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, ऑब्वियस सी बात है यार, खींचेगा कौन, हमारे जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो सेंट्रोसोम एस्टर बनाएंगे, फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड द स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अपीयरिंग. The metaphase is marked by the alignment of chromosomes at the equatorial plate. During anaphase, the centromeres divide and the chromatids start moving towards the opposite pole. ये माइटोसिस की बात हो रही है, याद है ना। अब माइटोसिस की बात हुई है तो बोला गया है हमारी सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट हो रही हैं। अगर यहाँ पर मियोसिस 1 की बात होती तो क्या बोलते, होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं। Once the chromatid reach two poles, the chromosome elongation start. Nucleolus and the nuclear membrane reappear. यह क्या मतलब है इसका, हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन में दोबारा से जाने को तैयार होगा। न्यूक्लियर डिवीजन इज देन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, ये कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स थे। अब होगा हमारा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस दस इज द इक्वेशनल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द टोटल सेल्स, मतलब 2n, हाँ ये था 2n, तो यहाँ पर 2n के 2 सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्व्ड रहा है जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिकली सिमिलर बने हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस, मियोसिस अकर्स इन द डिप्लॉयड सेल्स विच आर डेस्टिन्ड टू फॉर्म गैमीट्स। 2n है, यहाँ से n बनाओ, ये एक पेरेंट में बना दिया, 2n है, यहाँ से n बनाओ, ये दूसरे पेरेंट में बना दिया, दोनों को फ्यूज करवा कर 2n बना दिया। फ्यूज करवा कर 2n बनाने से एक ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया है, एक प्रोजनी बन गई है, ठीक है। Okay, it called the reductional division since it reduces the chromosome number by half while making the gametes. In sexual reproduction, when the two gametes fuse, the chromosome number is restored to the value in the parent meiosis is divided into 2 phases, meiosis 1 and meiosis 2. बोला गया है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब तो दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, द क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड टू द वैल्यू इन द पेरेंट मियोसिस, इन द पेरेंट, ठीक है जी। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 phases, meiosis 1 and meiosis 2. In the first meiotic division of the homologous chromosomes pair to form bivalents. याद आया, bivalent टेट्राड बन रहे थे, हाँ जी। क्या था हमारे पास, लेप्टोटीन था प्रोफेज 1 का, उसमें क्या कंडेंसेशन हो रही थी, क्रोमोसोम्स विजिबल थे। जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर हम बोल रहे थे कि बाइवेलेंट तो क्रोमोसोम्स को बोल रहे थे, अगर 2 हैं तो इनको बोला है बाइवेलेंट, 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो टेट्राड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स टू फॉर्म बाइवेलेंट्स एंड अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। पैकेटीन आ गया है, चलो भाई क्रॉसिंग ओवर करवा दो। क्रॉसिंग ओवर क्या थी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा था। ये 2 क्रोमोसोम्स थे, ये 2 क्रोमोसोम्स थे,
यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट, इसका ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट। ये क्या बोला गया है, जीन को शिफ्ट करवा रहे हैं, जीन की एक्सचेंज करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, वेरिएशंस नहीं लानी है, बिल्कुल सेम सेम कॉपी बनाते रहो। चलो भाई, वेरिएशंस लाएंगे तभी तो इवोल्यूशन होगा। हाँ जी। Meiosis 1 has a long prophase which is divided further into 5 phases: leptotene, zygote, pectine, diplotin and dikinesis। पैकेटीन के बारे में बात की। डिप्लोटीन में क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बेसिकली जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाया, अब वो सिर्फ एक ही जगह पर विजिबल है, कियाजमेटा। ये था क्रोमोसोम्स, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कियाजमेटा है। यहाँ पर ही साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहा, डिसोल्यूशन हो गई है बाकी सारे से, ठीक है। दिस इज फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस में जो हमारा कियाजमेटा है बिल्कुल टर्मिनल पर आ गया है, हल्की सी अटैचमेंट रखी है, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज 1 इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट। हाँ, मेटाफेज 1 में क्या हुआ, जो अरेंज हो गए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरीके से, ठीक है। एनाफेज 1 में यहाँ पर खींचो 22 स्पिंडल फाइबर्स है, डन। Each pole receives the half the chromosome number of the parent cell. In telophase 1 the nuclear membrane and nucleolus reappear। ठीक है, टीलोफेज का काम ये है कि जो ऑर्गेनेल इस प्रोफेज ने गायब की थी, मैं दोबारा से वापस ले आऊँ। Meiosis 2 is similar to mitosis. During anaphase 2 the sister chromatids separate. Thus at the end of meiosis 4 haploid daughter cells are formed. That's it। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा चैप्टर था। हमने देखा क्रोमोसोम्स का क्या हो रहा है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से सेल्स बनते हैं। ये होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स का बनना। अच्छे से हमने एक एक लाइन कवर की एनसीईआरटी की, ठीक है। आज की डीपीपी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और कल होगा पीवाईक्यूज का सेशन। हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज का सेशन, जिसमें हम बहुत सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहना कल के सेशन के लिए, अच्छे से रिवाइज करना चैप्टर को। उसके बाद आने वाला है शॉर्ट नोट्स का सेशन, जिसमें हम इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। किस तरीके से बनाएंगे, एनसीईआरटी को डिकोड कर कर साइड पर लिख रहे होंगे एनसीईआरटी, डन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना बायोबडी को।